Hi everyone, welcome to my thesis. Today we are going to do our second lecture PYQ, which is sequence and series. Let's start with it. First of all, there is an analysis chart that how many questions appear in which shift. So you can see here in almost every shift you get 1, 2 or 3 questions. There is only one shift where you didn't get any question from this chapter, but there are some shifts where you even get three questions also from this chapter. So this chapter is a high weightage and easy kill chapter. So you can uh, you can go for this chapter and you should not skip the chapter uh, for the exams. So let's start with the questions of 2026 Jan attempt. चलो फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं. क्वेश्चन कह रहा है कि लेट A1 A2 A3 बी जीपी विद इंक्रीजिंग पॉजिटिव टर्म्स, और हमें पहली इक्वेशन दे दी A2 A3 A4 का प्रोडक्ट 64 के इक्वल है. A2 इंटू A3 इंटू A4 इज इक्वल्स टू 64. तो मैं लिख सकता हूँ A2 को मैं लिख दूँ A3 अपॉन आर इंटू A3 इंटू A4 को मैं लिख दूंगा A3 इंटू आर. ऐसे मैंने इसलिए लिखा था कि आर से आर कैंसिल हो जाए, मुझे मेरी A3 की वैल्यू मिल जाए. ये देखो अब यहाँ A3 का होल क्यूब इक्वल्स टू 64 आ जाएगा, यानी कि A3 की वैल्यू हो जाएगी मेरी 4 के इक्वल. ठीक है, तो यहाँ से मेरी A3 की वैल्यू आ गई. अब देखो मैं अपनी सेकेंड इक्वेशन पे चलता हूँ. ये देखो यहाँ पे क्या है A1 प्लस A3 प्लस A5 इक्वल्स टू 813 अपॉन 7. अच्छा A3 तो मेरा 4 है. A1 को मैं क्या लिख सकता हूँ A3 अपॉन आर स्क्वायर प्लस A3 मेरा 4 है और इसको मैं लिख सकता हूँ A3 इंटू आर स्क्वायर. राइट. अच्छा देखो इस 4 को मैं उधर भेज सकता हूँ माइनस में, तो क्या बनेगा मेरा 4 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 4 आर स्क्वायर इक्वल्स टू 785 अपॉन 7. अच्छा अब आप अगर ये देखो तो ये आर स्क्वायर की फॉर्म में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी. जब आप एलसीएम लोगे इसका, ये बनेगा आपका 4 प्लस 4 r पावर 4 इक्वल्स टू 785 अपॉन 7 आर स्क्वायर. तो ये आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई आर स्क्वायर के टर्म्स में. तो इसको आपको जब सॉल्व करोगे तो आपकी आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 28 आफ्टर सॉल्विंग. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप सॉल्व कर सकते हो और आंसर आ जाएगा आपको 28 आर स्क्वायर की वैल्यू. अच्छा अब देखो हमसे क्या पूछा गया क्वेश्चन में. हमसे पूछा गया है A3 प्लस A5 प्लस A7. अच्छा इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ. देखो इसको मैं लिख दूंगा A3, इसको मैं लिख दूंगा A3 ऑफ आर स्क्वायर, इसको मैं लिख दूंगा A3 ऑफ r पावर 4. अगर मैं यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन ले लूँ एक बार को, तो क्या बचेगा अंदर A3 अपॉन आर स्क्वायर प्लस A3 ऑफ आर स्क्वायर, यही बचेगा. और ये देखो ये यही तो टर्म आ गई हमारी वापस, यानी कि A1 प्लस A3 प्लस A5 ही लिखा हुआ है अंदर. तो यानी कि अगर मैंने आर स्क्वायर कॉमन लिया तो ब्रैकेट में मेरा 813 अपॉन 7 बच रहा है. और आर स्क्वायर की वैल्यू 28 है, तो 28 को मैं यहाँ पुट कर दूंगा. तो 28 इंटू 813 अपॉन 7, ये 4 पे कैंसिल होगा और आंसर आ जाएगा 3252. यानी कि हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी. चलो सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं. सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है. A1 हमारा 1 के इक्वल है और n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है. उसके बाद हमें एक ये हमारा फॉर्मूला दे दिया an+1 और an का रिलेशन. उसके बाद हमसे आगे कुछ an की टर्म्स में समीशन पूछ रहा है. ठीक है चलो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को. देखो क्या रहा है an+1 इक्वल्स टू हाफ ऑफ an प्लस एन स्क्वायर माइनस 2n माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर n+1 का होल स्क्वायर. ठीक है, देखो कोशिश करते हैं कि ऐसा कुछ हम बना पाए यहाँ से. ठीक है, देखो हाफ ऑफ an है, यहाँ पर भी मैं एन स्क्वायर वाली टर्म को एक बार अलग करके देखता हूँ. देखो हाफ ऑफ an प्लस, अगर मैं ऊपर देखूं तो ऊपर एक्चुअली में है क्या, ऊपर हमारा बना हुआ है यहाँ पे देखो. इसको मैं लिख सकता हूँ एक तरीके से एन स्क्वायर माइनस n+1 का होल स्क्वायर. देखो -2n -1 को लिख सकता हूँ ऐसे. और डिनोमिनेटर में हमारे पास है एन स्क्वायर n+1 का होल स्क्वायर. ठीक है, ठीक है चलो देखो हाफ ऑफ an ये बन जाएगा 2n स्क्वायर और डिनोमिनेटर में हमारा एन स्क्वायर इंटू n+1 स्क्वायर
और माइनस में बनेगा एन प्लस वन स्क्वायर, डिनोमिनेटर में हमारे पास एन स्क्वायर और एन प्लस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो ये देखो, तो आगे क्या होगा, हाफ ऑफ ए एन, देखो इनको हम कैंसिल करेंगे, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, माइनस में वन अपॉन एन स्क्वायर, साथ में यहाँ पे बनेगा टू के अपॉन में एन प्लस वन का होल स्क्वायर, ये यहाँ पे बनेगा ए ऑफ एन प्लस वन। ठीक है, अच्छा अब देखो, अगर मैं इसको उस साइड ले जाऊं, ए ऑफ एन प्लस वन माइनस टू अपॉन एन प्लस वन का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू हाफ टाइम्स ए एन माइनस टू टाइम्स ऑफ एन स्क्वायर। देखो यहाँ से मैंने हाफ कॉमन ले लिया तो यहाँ ऊपर टू आ जाएगा। और अब अगर मैं इस चीज को ऑब्जर्व करूँ, देखो एक तो मेरे पास ये मेरी रिक्वायर्ड टर्म आ गई जो मुझे चाहिए थी, ए एन माइनस में टू अपॉन एन स्क्वायर। ठीक है, तो एक बारी को मैं इसको बी एन एज्यूम कर सकता हूँ क्योंकि मुझे इसी का समेशन निकालना है। दूसरा मैंने इसको बी एन क्यों एज्यूम किया, क्योंकि ये देखो यहाँ पे ये एग्जैक्ट सेम चीज बन रही है बट एन प्लस वन लिखा हुआ सिर्फ, तो इस लॉजिक से ये मेरा बी ऑफ एन प्लस वन बन जाएगा। तो यहाँ से क्या बनेगा, बी ऑफ एन प्लस वन इक्वल्स टू हाफ टाइम्स ऑफ बी ऑफ एन। तो आपको ये दिख रहा है कि यहाँ से ये एक जीपी बन गई। जीपी कैसे बनी, ये देखो एन की वैल्यू वन रखो, बी टू अपॉन बी वन, यानी कि मैं इसको नीचे भेज सकता हूँ ना, बी एन प्लस वन अपॉन बी एन, हमारा हाफ है। बी टू अपॉन बी वन कितना बनेगा, अगर एन की वैल्यू वन रख दी, हाफ। अच्छा एन की वैल्यू टू रख दो, बी थ्री अपॉन बी टू कितना बनेगा, हाफ, एंड सो ऑन। तो यानी कि कॉमन रेशियो हमारा सेम आ रहा है, तो यानी कि ये जो बी एन वाली टर्म है ये हमारा एक जीपी फॉर्म कर रहा है। और बस यहाँ से हमारा क्वेश्चन बहुत इजी हो गया सोल्व करना। अच्छा अभी इसको क्योंकि मैंने बी एन माना है तो हम हमें सोल्व क्या करना है एक्चुअल में, सिग्मा ऑफ एन इक्वल्स टू वन टू इन्फिनिटी ऑफ बी एन, यही चाहिए हमें। और बी एन तो हमारा एक जीपी फॉर्म कर रहा है, तो ये सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी का क्वेश्चन है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, फर्स्ट टर्म और हमारा कॉमन रेशियो तो हमारा हाफ है हमें पता है, बस फर्स्ट टर्म चाहिए। फर्स्ट टर्म कैसे निकलेगी, ए एन माइनस टू ऑफ एन स्क्वायर, यहाँ पे एन की वैल्यू वन रख दो तो हमारी फर्स्ट टर्म आ जाएगी। तो ए वन क्या होगा, सॉरी मतलब मैं कैपिटल बी वन ले लेता हूँ इसको क्योंकि ए वन तो हमारी दूसरी सीरीज का है। ये देखो बी वन क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे ए वन माइनस में टू अपॉन वन स्क्वायर, ए वन की वैल्यू वन है, वन माइनस टू यानी कि माइनस, तो बी वन आ गया हमारे पास, कॉमन रेशियो आ गया हमारे पास। तो फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी होता है बी वन अपॉन वन माइनस आर, यानी कि माइनस वन अपॉन वन माइनस हाफ, यानी कि माइनस वन अपॉन हाफ विच विल बी इक्वल टू माइनस टू। बट हमें हमारे आंसर के आगे मोड लगा रखा है, यानी कि हमें सिर्फ अपना पॉजिटिव आंसर चाहिए, तो हमारा फाइनल आंसर होगा टू। चलो थर्ड क्वेश्चन शुरू करते हैं। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है द पॉजिटिव इंटीजर एन फॉर विच द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, यानी कि हमें ये एक इक्वेशन दे दिया जहाँ पे एन हमारा वेरिएबल है और इसका जो सॉल्यूशन है वो है दो इवन कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, यानी कि इसके जो सॉल्यूशन है वो ऐसे हैं कि एक अल्फा है और एक है अल्फा प्लस टू, यानी कि दो कॉन्जिक्यूटिव इवन इंटीजर्स हैं। तो चलो सॉल्व करते हैं इसको। देखो लिखा क्या हुआ है, इसको मैं सिग्मा की टर्म्स में अगर लिख लूँ, ये लिखा हुआ है मेरा एक्स प्लस टू आर माइनस टू, साथ में मेरा लिखा हुआ है एक्स प्लस टू आर, जहाँ पे मेरा आर जा रहा है, आर कहाँ से कहाँ तक जा रहा है मेरा, वन से लेकर एन तक। तो बेसिक मुझे सिग्मा की डेफिनेशन लगानी है, पहले मैं इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना होगा, फोर आर माइनस टू एक्स प्लस क्या होगा यहाँ पे हमारा फोर आर स्क्वायर माइनस फोर आर। ठीक है, अब बेसिक इसका सिग्मा लेना है, तो सिग्मा कैसे लिया जाएगा, ये कांस्टेंट टर्म है तो इसके सामने एन आ जाएगा। और ये देखो यहाँ पे आर का सिग्मा क्या होता है, आर का सिग्मा मेरा होता है एन इंटू एन प्लस वन अपॉन टू, और माइनस में आ जाएगा टू के साथ है सिंगल एन आ जाएगा क्योंकि टू हमारा कांस्टेंट है, और एक्स, और यहाँ पे क्या होगा देखो फोर, आर स्क्वायर का सिग्मा कितना होता है, एन एन प्लस वन टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स माइनस में फोर, और सिंगल आर का सिग्मा क्या होगा, एन एन प्लस वन अपॉन टू। चलो अब आगे देखते हैं, और ये हमारा ए टेन बाई थ्री के इक्वल तो गिवन है ही, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एन एक्स स्क्वायर प्लस ये होगा मेरा, यहाँ से टू पे कैंसिल होगा, ये बनेगा टू एन स्क्वायर
प्लस 2n माइनस 2n प्लस ये देखो यहाँ पे बनेगा 2/3, यहाँ पे बचेगा खाली 2। तो देखो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से 2n, n+1 को मैं कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ बचेगा 2n+1/3 और यहाँ बचेगा -1। ठीक है, तो 2n से 2n कैंसिल, ये हो जाएगा n(x²) प्लस 2n² प्लस यहाँ पे कितना बनेगा ये 2n-2, तो ये बन जाएगा 4n n+1 n-1। ठीक है, और यही हमारा किसके इक्वल है, 8n/3 के इक्वल है। तो देखो एक n तो कैंसिल ही हो जाएगा सब में से, ये बचेगा 8/3 x² प्लस 2n, सॉरी यहाँ पे एक x भी था इसके साथ, 2nx और प्लस साथ में बचेगा 4 of n² - 1। तो इसको मैं लिख सकता हूँ x² प्लस 2nx प्लस 4 of n² - 1 माइनस ऑफ 8/3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, चलो अब इसको मैं और सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, x² प्लस 2nx प्लस 4n² माइनस ये हो जाएगा 20/3 इक्वल्स टू 0। तो देखो अब आगे क्या करेंगे हम, हमें दे रखा है कि जो दो हमारे इसके रूट्स हैं, α+2 होगा और अल्फा होगा। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि जो डिफरेंस होगा रूट्स का वो मेरा 2 के इक्वल होगा हमेशा, इन दोनों का डिफरेंस। तो मैं बस अल्फा माइनस बीटा वाला जो मेरा फॉर्मूला होता है डिफरेंस ऑफ रूट्स, वो लगा सकता हूँ √d/mod a। और a की वैल्यू तो इस इक्वेशन में 1 ही है, तो यहाँ लिखिए सिंपली √d के बराबर होगा। ठीक है, तो √d को मैं 2 के इक्वल रख के अपना आंसर निकाल सकता हूँ। √d 2 के इक्वल है और d मेरा किसके इक्वल होगा, 4 के इक्वल, यानी कि b² - 4ac हमारा इक्वल होगा 4। तो b² कितना है यहाँ पे, 4n होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू कितनी है हमारी, 4n² - 20 इक्वल्स टू 4। ठीक है, देखो अब सिंपल यहाँ पे n² की टर्म्स में हमारा आंसर आ जाएगा, और इसको जब आप सोल्व करोगे तो n² की वैल्यू निकलेगी 9। ठीक है, इसको सोल्व करने के बाद, और n² हमारा 9 है, तो n की वैल्यू कितनी होगी हमारी 3। तो ऑप्शन नंबर सी इज आर करेक्ट आंसर। चलो लेट्स स्टार्ट द फोर्थ क्वेश्चन। देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये गिवन सीक्वेंस हमारा जीपी में है विद अ कॉमन रेशियो √2, और हमारा a1 a2 अप टू a10 का समीशन हमें दे रखा है 62। तो a1 की वैल्यू निकालनी है हमें, तो वो कैसे निकलेगी, चलो सॉल्व करते हैं। पहले तो हमें ये जीपी दे रखा है, जीपी दे रखा है, तो मैं एक काम करता हूँ, ये देखो a1 a2/2 a3/2² एंड सो ऑन अप टू a10/2⁹ इनका कॉमन रेशियो है इन सब का 1/√2। अच्छा कॉमन रेशियो होता क्या है, सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म। मैं एक बार लिख देता हूँ a2/2 a1 इक्वल्स टू 1/√2। तो यहाँ से a2 और a1 का क्या रिलेशन निकला, a2/a1 इक्वल्स टू √2। ये जब हम कैंसिल करेंगे तो √2 बचेगा। अच्छा अब सिमिलरली मैं इन दोनों में भी एक बार रिलेशन निकाल के देखता हूँ। देखो a3/2² इंटू a2/2 इक्वल्स टू 1/√2। देखो इस 2 से ये 2 कैंसिल होगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, a3/a2 किसके इक्वल होगा, ये भी √2 के इक्वल होगा। सिमिलरली जब आप आगे सॉल्व करोगे तो a4/a3 भी होगा, यानी कि मैं ये लिख सकता हूँ a1 a2 अप टू an a10 ये सारे भी हमारे जीपी में है विद अ कॉमन रेशियो ऑफ √2। ठीक है, तो आगे का क्वेश्चन तो अब हमारा बहुत सिंपल है। देखो अब हमें समीशन निकालना है, तो बेसिक अपना जो फॉर्मूला होता है समीशन का, a r⁻n-1/r-1, अगर हमें फर्स्ट n टर्म का सम लेना होता है जीपी में, बस ये फॉर्मूला अब हम लगा देंगे। देखो हमें 62 के इक्वल गिवन है हमारा सम, और n की वैल्यू है 10, तो a1 √2⁻10⁻1 इक्वल्स टू 62। तो यहाँ से कितना होगा a1, ये देखो ये √2⁻10 मतलब 2⁵ यानी कि 32, 32 - 1 कितना होगा, 31। ठीक है, तो ये होगा 31/√2 - 1 इक्वल्स टू 62। ये कैंसिल होगा और a1 की वैल्यू आ जाएगी 2 टाइम्स ऑफ √2 - 1।
विच इज ऑप्शन नंबर डी. लेट्स स्टार्ट विद द फिफ्थ क्वेश्चन. If the sum of first four terms of an AP is 6 and sum of first 6 terms of an AP is 4, then sum of first 12 terms कितना होगा? चलो देखो, फर्स्ट 6 टर्म्स का सम कितना होगा? 6 टर्म का सम होगा 6/2 2a प्लस 5d. किसके इक्वल है? 4 के इक्वल. और फर्स्ट 4 टर्म्स का सम कितना होगा? 4/2 2a प्लस 3d. और ये किसके इक्वल है? 6 के इक्वल. ठीक है, ये होगा 3, ये होगा 2 और यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा 3 से. तो यहाँ से 2a प्लस 3d कितना हो गया अपना? 3 के इक्वल. और 2a प्लस 5d कितना हो गया अपना? 4/3 के इक्वल. ठीक है, तो इन दोनों को माइनस कर देते हैं. 2d हमारा किसके इक्वल हो जाएगा? माइनस ऑफ ये होगा 4/3 माइनस 3, यानी कि माइनस ऑफ 5/3. तो यहाँ से d की वैल्यू कितनी होगी? माइनस ऑफ 5/6. कॉमन डिफरेंस -5/6 होगा. और अब इस इक्वेशन में पुट करके अब हम a की वैल्यू निकाल लेते हैं. तो 2a ये प्लस -5/6 ऑफ 3 इक्वल्स टू 3. ये देखो 2a इक्वल्स टू, ये उस साइड जाएगा माइनस का, तो कितना बनेगा? ये 11/2, यानी कि a की वैल्यू हो जाएगी 11/4. देखो अब सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स क्या होगा? 12/2 2a प्लस 11d, यानी कि 6. a की वैल्यू कितनी है? 11/4. और हमारी d की वैल्यू है माइनस ऑफ 5/6. तो हो जाएगा 6 टाइम ऑफ 11/2 माइनस 55/6. तो ये बन जाएगा 6 ऑफ, एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे, 33 माइनस 55, यानी कि ये बनेगा -22. तो हमारा फाइनल आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी. चलो सिक्स क्वेश्चन पे चलते हैं. सिक्स क्वेश्चन क्या कहता है? ए बी सी हमारे एपी में है. ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हमारे जीपी में. सॉरी, बी स्क्वायर का 2b². और ए बी और सी हमारे इंक्रीजिंग ऑर्डर में है. तो और हमें एक और इक्वेशन दे रखी है, ए प्लस बी प्लस सी हमारा 1 के इक्वल है. और हमें इस इक्वेशन का वैल्यू बताना है क्या होगा. देखो पहले जो गिवन है मैं वो लिख लेता हूँ. ए बी सी हमारे एपी में है. अच्छा, एपी में है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए को मैंने बी माइनस डी मान लिया, बी तो बी हमारा है ही, और सी को मैंने मान लिया बी प्लस डी, ताकि मैं इस इक्वेशन में यूज कर सकूं. ए प्लस बी प्लस सी जो है वो हमारा 1 के इक्वल है. तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि हमारा बी माइनस डी प्लस बी प्लस डी हमारा 1 के इक्वल है, यानी कि 3b हमारा 1 के इक्वल है. तो यहाँ से b हमारा होगा 1/3 के इक्वल. ठीक है, एक b की वैल्यू तो हमारी आ गई. अब a और c को और सॉल्व करना है. उसके लिए हम इसका यूज करेंगे जीपी वाले. देखो जीपी का क्या फॉर्मूला होता है? जो मिडल टर्म होता है उसका स्क्वायर इनिशियल और फर्स्ट और थर्ड टर्म के प्रोडक्ट के इक्वल होता है. ठीक है, चलो अब अगर मैं इसका स्क्वायर हटाता हूँ दोनों साइड से, तो क्या होगा? 2b² बनेगा मॉड ऑफ ए सी के इक्वल. अगर मैं इधर और इधर से स्क्वायर कैंसिल किया तो यहाँ पे मॉड लग जाएगा. पॉजिटिव नेगेटिव दोनों टर्म्स इंक्लूड हो सकती है. अच्छा देखो, b की वैल्यू हमें पता है 1/3, तो स्क्वायर होगा 1/9. इधर आ गया 2/9, और इधर क्या बनेगा अपना? b माइनस डी इंटू में b प्लस डी, यानी कि b² माइनस d², जिसको कि मैं लिख सकता हूँ 1/9 माइनस d² इक्वल्स टू 2/9. अच्छा, अब ये दो तरीके से ओपन हो सकता है. एक बार तो आप सिंपली प्लस के साथ ओपन कर लो इसको, एक बार आप इसको माइनस के साथ ओपन कर लो. अच्छा, अब देखो यहाँ पे तो कोई डी की वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये देखो 1, अगर आप इसको इधर ले जाओ और इसको इधर ले आओ तो d² हमारा नेगेटिव आ रहा है, d² -1/9 होगा. तो यहाँ से तो d की कोई वैल्यू आएगी ही नहीं. तो खाली यही हम सॉल्व कर सकते हैं. यहाँ से क्या होगा? d² हो जाएगा 1/3, और एक हमारी वैल्यू आ जाएगी d. ठीक है. अच्छा चलो देखो, अब यहाँ पे हमें क्या सॉल्व करना है? a² प्लस b² प्लस c². ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? b² प्लस d² माइनस 2bd, क्योंकि ये हमारा b माइनस डी है ना, और मैंने b माइनस डी का होल स्क्वायर लिख दिया. और यहाँ पे प्लस b², यहाँ पे मैं लिख दूंगा b² प्लस d² प्लस 2bd. ठीक है, ताकि ये दोनों हो जाए हमारे कैंसिल, और हमारी फाइनल फॉर्म आए 3b² प्लस 2d². अच्छा, लेकिन हमारे पास बाहर एक और 9 भी लगा हुआ है देखो क्वेश्चन में.
हमारे पास एक 9 भी है एक्स्ट्रा। चलो अब करते हैं सोल्व। यहाँ पे आ जाएगा बी स्क्वायर का क्या, बी स्क्वायर किसके इक्वल है, 1/9 के इक्वल है। और डी स्क्वायर किसके इक्वल है, 1/3 के इक्वल है। तो ये हो जाएगा 9 ऑफ 1/3 प्लस 2/3। 1/3 प्लस 2/3 कितना होगा, 1 के इक्वल, 9 टाइम्स ऑफ 1, यानी कि आंसर होगा हमारे पास 9। चलो सेवन्थ क्वेश्चन शुरू करते हैं। सेवन्थ क्वेश्चन में क्या लिखा है, हमें एक सिग्मा दे रखा है, सिग्मा के इक्वल्स टू 1 to n ऑफ ए के। अच्छा ये जो होता है इसी को हम एस एन भी बोलते हैं, अगर आपको याद है। यानी कि फर्स्ट टर्म से लेकर एन टर्म तक का सम, तो सम ऑफ एन टर्म्स एस एन से ही हम डिनोट करते हैं। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एस एन इक्वल्स टू अल्फा एन स्क्वायर प्लस बीटा एन। ठीक है। लेकिन मुझे गिवन है A10 A6 और A1, मुझे एस के टर्म्स में नहीं है गिवन कुछ भी, हाँ मुझे ए की टर्म्स में गिवन। तो ए एन कैसे निकाल सकते हैं हम, एस एन माइनस एस एन माइनस वन के फॉर्मूले से, है ना। तो देखो यहाँ मैं लिख सकता हूँ अल्फा एन स्क्वायर प्लस बीटा एन, माइनस में कर सकता हूँ अल्फा ऑफ एन माइनस वन होल स्क्वायर प्लस बीटा ऑफ एन माइनस वन, यानी कि अल्फा एन स्क्वायर प्लस बीटा एन माइनस अल्फा एन स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 2n अल्फा प्लस बीटा एन माइनस बीटा। ठीक है। देखो इन दोनों से ये दोनों टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी और बचेगा क्या मेरे पास, 2n अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा। तो ये हो जाएगी मेरी ए एन की वैल्यू। ठीक है। चलो अब देखते हैं आगे। हमें दे रखा है ए ऑफ 10 इक्वल्स टू 59, तो एन की जगह मैं यहाँ पे 10 डाल देता हूँ। तो क्या बनेगा मेरे पास, A10 इक्वल्स टू 20 अल्फा माइनस अल्फा, कितना होगा 19 अल्फा, ये हो जाएगा 19 अल्फा प्लस बीटा, विच विल बी इक्वल टू 59। ठीक है। अच्छा A6 इक्वल टू 7 टाइम ऑफ A1, A6 कितना हो, यहाँ पे मैं 6 डाल देता हूँ, 6 डालेंगे तो कितना बनेगा ये होगा 12 अल्फा माइनस अल्फा 11 अल्फा प्लस बीटा, यानी कि 11 अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होगा, 7 टाइम्स ऑफ A1, यहाँ पे 1 डाल देंगे तो बचेगा क्या, अल्फा प्लस बीटा, यानी कि ये बनेगा 4 अल्फा इक्वल्स टू 6 बीटा। ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं बीटा की वैल्यू निकालूं, देखो 2 अल्फा इक्वल्स टू 3 बीटा, एक इक्वेशन मेरे पास ये आ गई और एक इक्वेशन मेरे पास ये आ गई। मेरे पास मेरी दो इक्वेशन आ गई, मुझे अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल। देखो कैसे निकलेगी अल्फा बीटा की वैल्यू। अच्छा देखो यहाँ से मैं बीटा को लिख सकता हूँ 2 अल्फा अपॉन 3, और इसी को मैं अपनी फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दूंगा। तो क्या बनेगा, 19 अल्फा प्लस 2/3 टाइम्स ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू 59। तो इसका अगर मैं एलसीएम लूँ, ये बनेगा 59 अल्फा अपॉन 3 इक्वल्स टू 59, यानी कि अल्फा की वैल्यू मेरी आ जाएगी 3। देखो अल्फा अगर मेरा 3 आ गया तो मेरे पास ये जो रिलेशन है यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा। तो मेरा क्या आ जाएगा, बीटा की वैल्यू मेरी आ जाएगी 2 के इक्वल। बीटा 2 है और अल्फा 3 है, और हमें चाहिए क्या, अल्फा प्लस बीटा। तो वो किसके इक्वल होगा, 5 के इक्वल। तो हमारा ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। चलो एट्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसीडर एन एपी हमें दे रखी है, उसमें हमें A2 माइनस A1 दे रखा है और AN और A1 का रिलेशन दे रखा है। अच्छा उसके बाद हमें एक और ये टर्म दे रखी है। देखो हमें गिवन क्या है, सिग्मा ऑफ आई इक्वल्स टू 1 to n विच इज इक्वल्स टू हमारा एस एन, हमें बेसिकली एस एन दे रखा है 525/2। ठीक है। तो एस एन का फॉर्मूला होता क्या है, n/2 a प्लस ए एन, यही होता है। अच्छा देखो अब हम पहले इन दो इक्वेशंस पे चलते हैं। देखो A2 माइनस A1 तो हमारा क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, जो कि है हमारा -3/4। ठीक है, ये हमारा कॉमन डिफरेंस है। चलो अब ए एन क्या होता है हमारा, a प्लस एन माइनस वन ऑफ डी। डी की वैल्यू मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ -3/4, ये है हमारा 1/4 टाइम्स ऑफ A1। ठीक है। इस a को मैं इधर ले जाऊंगा तो क्या बनेगा, n-1 -3/4 इक्वल्स टू -3/4 ऑफ a। ओके। तो यहाँ से a प्लस वन कितना हो जाएगा, n के इक्वल।
चलो हमें एन और ए के बीच का तो रिलेशन मिल गया। चलो अब देखते हैं। ये देखो, यहाँ पे एन की जगह मैं लिख सकता हूँ a+1। देखो 2 से 2 सबसे पहले कैंसिल होगा। और a प्लस ए एन को मैं क्या लिख सकता हूँ? देखो ए एन को मैं लिख सकता हूँ 1/4 ऑफ ए। तो 1 + 1/4 होगा 5/4 ऑफ ए। दिस विल बी इक्वल टू 525। ठीक है, तो यहाँ से a × a+1 किसके इक्वल आ जाएगा? 420 के इक्वल। ठीक है, तो अब इसको आप सोल्व करोगे तो a की वैल्यू 20 आ जाएगी। देखो 20 × 21 हमारा 420 होता है, तो ये हम डायरेक्टली हिट एंड टेल से देख सकते हैं। a की वैल्यू हमारी 20। चलो देखो आगे क्या हमसे पूछा है कि हमें सम निकालना है 1 से लेके 17 तक का, यानी कि हमें S17 निकालना है। तो कितना होगा S17? देखो फॉर्मूला लगाते हैं हम। 17/2 2a प्लस 16d। इसको मैं लिख सकता हूँ 17 ऑफ a प्लस 8d। ठीक है, देखो अब हमारे पास सारी वैल्यूज हैं। a की वैल्यू 20 है और d की वैल्यू है -3/4। राइट, इसको बस अब सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा 238। देखो ऑप्शन नंबर सी। चलो नाइन्थ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? हमारे पास एक सीक्वेंस है और हमें एक टर्म दे रखी है pn। pn क्या है? प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एन टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। अच्छा देखो, ये सीक्वेंस तो हमारा एक जीपी बन रहा है ना? 9 1 एंड सो ऑन। जहाँ पे हमारा फर्स्ट टर्म है 729 और हमारा कॉमन रेशियो है 1/9। है ना? और इसमें कह रहा है कि फर्स्ट एन टर्म्स का जो प्रोडक्ट होगा वो हमारा है पीएन। उसको हम पीएन से डिनोट कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं एक बार ही एक जनरल टर्म निकाल लेता हूँ इसकी। देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? ए को 3/6 और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 3/-2। है ना? जनरल टर्म कैसे होगी? a × r⁻n−1 यानी कि 3/6 3⁻², ऑफ n−1 यानी कि 3/6 इंटू में मैं यहीं पे अगर ऐड कर दूं क्योंकि बेस सेम है, -2n+2 विच विल इक्वल टू 3 of 8 - 2n। ये होगी हमारी जनरल टर्म। ठीक है, और इसी का अगर मैं प्रोडक्ट लूं तो वो पी एन बन रहा है। तो पी एन क्या है मेरा? प्रोडक्ट ऑफ i = 1 से लेके n तक 3 of 8 - 2 टाइम्स आई। राइट। ठीक है, तो अच्छा अब हमें ये पता कि अगर बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर्स हमारी ऐड होती है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3 टाइम्स ऑफ सिग्मा 8 - 2i i = 1 से लेके n तक। मैंने बेसिकली इस प्रोडक्ट को पावर में लेके समीशन बना के। ठीक है, अच्छा अब इसका समीशन तो बहुत आसान है। इसका समीशन क्या होगा? 8 कांस्टेंट है तो यहाँ डायरेक्टली n लग जाएगा, और वहाँ i है तो यहाँ क्या आ जाएगा? n × n+1/2। ठीक है, तो ये मेरा बन जाएगा 3 of 8n - n² - n, यानी कि 3 टाइम्स ऑफ 7n - n²। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा पी एन। देखो अब हमें आगे क्या गिवन है? पी एन की पावर 1/n मुझे निकालना। तो ये क्या होगा? पी एन की पावर अगर मैं 1/n कर दूं तो वो मेरा बनेगा, देखो यहाँ पे अगर मैं 1/n करूंगा तो ये बनेगा 7 - n। ठीक है, तो इसका हमें सम निकालना है 1 से लेके 40 तक और फिर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमें इसी का सम निकालना है i = 1 से लेके 40 तक। ठीक है, 1 से लेके 40 तक। तो ये एक्चुअली में है क्या? ये हमारा एक जीपी बन रहा है। देखो इस जीपी की फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास? अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू 1 डाल दूँ तो मेरी फर्स्ट टर्म आ जाएगी 3/6। और कॉमन रेशियो मेरा कितना है? यहाँ पे हमारा डिक्रीज हो रही है एक एक 3 की वैल्यू, तो 3 की पावर-। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? सिग्मा निकालना है 1 से लेके 40 तक का, यानी कि हमें S40 निकालना है। वो कैसे निकलेगा? a(1 - r⁻n/(1 - r)। ऐसे निकलेगा। ये हो जाएगा 3/6, ये होगा 1 - 3 पावर -40 अपॉन में यहाँ क्या बचेगा? 1 - 1/3 विच विल बी 2/3। तो ये हो जाएगा 3/7 अपॉन 2 1 - 3 पावर-ऑफ 40। ये हमारे पास हो जाएगा। अच्छा अब देखो ये हमारा हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू के इक्वल है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे साथ में एक 2 भी था। देखो आगे यहाँ पे एक 2 भी था साथ में। तो इससे ये 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा क्या? 3/7
1 माइनस 3 पावर माइनस 40। ठीक है। अच्छा, अब इसी को मैं डिवाइड में ले जाता हूँ। देखो हमारे पास इक्वेशन किस फॉर्म में है, हमारे पास यहाँ पे 3 की पावर है और यहाँ पे ओनली 1 है। तो अब मैं क्या करूँगा, ऊपर नीचे 3 की पावर 40 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। देखो ऐसा क्यों किया मैंने, ताकि मेरे पास मेरी रिक्वायर्ड फॉर्म में आंसर आ जाए। ये देखो अब क्या होगा, इसको जब मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा बन जाएगा 3 पावर 40 माइनस 1, और यहाँ नीचे कितना आ जाएगा, 33, 3 पावर 33। अब देखो मेरे इसी फॉर्मेट में मेरा आंसर आ गया, मेरा क्या आया, 3 पावर 40 माइनस 1 अपॉन 3 पावर 33, ये आ गया मेरे पास। तो अब और इन दोनों का जो सी डी है, जीसीडी है यानी कि एचसीएफ है, वो भी 1 है 40 और 33 का। तो अल्फा प्लस बीटा मेरा क्या होगा, 40 प्लस 33, विच विल बी इक्वल टू 73। तो हमारा ऑप्शन कौन सा बना, ऑप्शन ए। चलो 10th क्वेश्चन पे चलते हैं। 10th क्वेश्चन में हमें एक इनफाइनाइट सीरीज दे रखी है। देखो सीरीज कैसे है, अगर मैं इस सीरीज को देखना चाहूँ, हमारी फर्स्ट टर्म क्या है इस सीरीज की, इस सीरीज की हमारी फर्स्ट टर्म है 1/3 प्लस 4/7। ठीक है। अच्छा आगे अगर मैं देखूं, मेरी सेकंड टर्म क्या है इसकी, 1/3 स्क्वायर प्लस 4/7 स्क्वायर, और बीच में एक टर्म और आ गई 1/3 इंटू 4/7। ठीक है। अच्छा अगर मैं थर्ड टर्म देखूं, वो क्या लिखी हुई है, 1/3 क्यूब प्लस 4/7 होल क्यूब, और बीच में और क्या लिखा हुआ है, 1/3 स्क्वायर इंटू 4/7 प्लस 1/3 इंटू 4/7 स्क्वायर। राइट। अच्छा अगर हम एक जनरल टर्म लिखें टी एन, तो हम वो कैसे लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे अगर T3 है तो यहाँ पे 3 क्यूब, उसके बाद 3 स्क्वायर, फिर 3 पावर 1 और फिर 3 पावर 0। ठीक है, यानी कि हमारे पास टोटल 4 वैल्यूज आई एडिशन में। ये देखो ये 4 ग्रुप्स आए ना हमारे पास। यानी कि अगर मैं Tn देखूं तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1/3 पावर n प्लस 1/3 पावर n-1, सो ऑन अप टू 1/3 पावर 0, जो लास्ट में है हमारे पास। और 4/7 के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, सबसे पहले 4/7, फिर उसका स्क्वायर, फिर उसका क्यूब। यानी कि यहाँ मैं लिख सकता हूँ 4/7 की पावर 1, उसके बाद फिर ऐसे आगे जाते जाते 4/7 पावर 2, और एंड में जाके होगा 4/7 पावर n। क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू है, यहाँ पे टी एन है तो यहाँ पे भी एन है, तो देखो यहाँ पे 3 था तो यहाँ पे भी 3 आएगा। तो ऐसे हमने अपनी जनरल टर्म बना ली, और इसमें टोटल हमारे पास वैल्यूज कितनी है, हमारे पास n+1 टर्म्स है। ठीक है। अच्छा तो अब अगर आप ध्यान से देखो, ये जो टी एन है, ये सम ऑफ n+1 टर्म्स ऑफ जीपी बन रहा है हमारे पास, है ना। इसी कॉमन रेशियो हमारी निकल के आ रही है 3 इंटू 4/7। हर बार देखो 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है और 4/7 से मल्टीप्लाई हो रहा है नेक्स्ट टर्म में। यानी कि 12/7 हमारी कॉमन रेशियो आ रही है, और हमारे पास फर्स्ट टर्म जो है यानी कि ए की वैल्यू जो है, वो है हमारे पास 1/3 पावर n। तो अगर मैं टी एन निकालना चाहूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, इन सबका सम ले सकता हूँ, जो कि जीपी के फॉर्मूले से मेरे को आता है सम लेना। कैसे लूंगा मैं, फर्स्ट टर्म, उसके बाद कॉमन रेशियो, पावर n+1 लिखूंगा मैं क्योंकि n+1 टर्म्स है मेरे पास, -1 डिवाइड में 12/7 -1, है ना। ठीक है, आगे अब मैं इसको बस सिंप्लीफाई करता हूँ फर्दर। ये देखो यहाँ से क्या होगा, हमारे पास टी एन हो जाएगा 1/3 पावर n, ये होगा 12/7 पावर n+1 -1 अपॉन, ये हो जाएगा 5/7 नीचे डिवाइड में। अच्छा अब क्या करें हम, इस 5/7 को मैं रिवर्स ले जाता हूँ और अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ 3 पावर n की। ये देखो कैसे, ये 7/5 होगा, है ना। ये हो जाएगा 12/7 इंटू में 12/7 इंटू 3 टाइम्स ऑफ n, माइनस में 1। ठीक है। देखो अब इसको अगर मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरी एंड एक्सप्रेशन क्या आएगा, देखो इसी को जब आप फर्दर सिंप्लीफाई करोगे ना, तो टी एन मेरा बनेगा 7/5, अंदर है हमारा 12/7, उसके बाद बनेगा 4/7 पावर n -1/3 पावर n। क्यों बनेगा, जब मैंने इसको अंदर मल्टीप्लाई किया 3 को, तो ये 3 अंदर यहाँ भी तो मल्टीप्लाई होगा ना, वो मैंने यहाँ पे लिखना भूल गया था। और ये इससे कैंसिल हो जाएगा 4 पे, तो ये आ जाएगी मेरी जनरल टर्म टी एन। ठीक है। अच्छा जनरल टर्म मेरी आ गई। अब मुझे करना क्या है, इसी जनरल टर्म का मुझे सम निकालना है अप टू इनफाइनाइट। बस यही काम मुझे करना है। अब बस मैं इसका सम ले लेता हूँ अप टू इन्फिनिटी।
तो क्या आ जाएगा? देखो 7/5 एज इट इज रहेगा। अंदर में क्या कर सकता हूँ? 12/7। सिग्मा को मैं डायरेक्टली अंदर ले गया, क्यों? क्योंकि अगर कांस्टेंट होता है वो बाहर आ जाता है उस सिग्मा से एज इट इज, तो उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। और ये कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी तक, 1 से लेके इन्फिनिटी तक। और यहाँ पे भी सिग्मा होगा 1/3 पावर n, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, है ना? अच्छा, अब ये देखो, ये सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी बन गया, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? a/1 - r, है ना? देखो अब इसमें आगे क्या करेंगे हम? ये हो गया 7/5, 12/7। यहाँ पे a की वैल्यू है 4/7 और r भी हमारा 4/7 है ना? माइनस यहाँ पे 1/3 और r भी हमारा 1/3 है। ये देखो, अब बस इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। ये 12/7 ऊपर हो गया 4/7 और नीचे हो गया 3/7, यानी कि 4/3 माइनस में यहाँ पे कितना आ जाएगा? ऊपर 1/3 नीचे 2/3, यानी कि हाफ। ठीक है, तो ये देखो ये कितना बना? 16 बाय, ये हो गया 5/7, ये हो गया 16/7 माइनस ऑफ हाफ। इसका बेसिकली जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 5/, आफ्टर सॉल्विंग दिस। चलो 11th क्वेश्चन देखते हैं। हमें क्या कहा है कि हमारी 4 टर्म्स हैं एपी में, सच दैट कि ये जो A1 A2 A3 A4 का सम है वो 48 है, और इनका प्रोडक्ट प्लस L⁴ 361, जहाँ पे L है हमारा कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो हमें लार्जेस्ट टर्म बतानी है एपी की। देखो जब भी हमारी चार टर्म्स समीशन में होती हैं तो हम क्या करते हैं? हम ऐसे एज्यूम कर लेते हैं A-3D, A-D, A+D और A+3D, ताकि हमारा D कैंसिल हो जाए। अच्छा देखो, अब यहाँ पे कॉमन डिफरेंस है हमारा 2D, लेकिन यही चीज क्वेश्चन में हमें L दी हुई है, तो हम 2D इक्वल्स टू L लिख लेते हैं पहले ही। ठीक है, चलो अच्छा अब देखो, अब हम इसी सीरीज को लेके सॉल्व करते हैं। तो क्या होगा? इन सबका सम 4A इक्वल्स टू 48, यानी कि A इक्वल्स टू 12। A की वैल्यू तो अपनी 12 आ जाए। अब बस इस इक्वेशन को और सॉल्व करना है। तो देखो क्या करेंगे, ये क्या हो जाएगा? 12 - 3D, उसके बाद आ जाएगा 12 - D, फिर आ जाएगा 12 + D, फिर आ जाएगा 12 + 3D, साथ में आ जाएगा 2D⁴। L की जगह मैंने 2D रख दिया, सारा कुछ मैंने D की टर्म्स में कर दिया। ठीक है, ये आ जाएगा 361 के इक्वल। अच्छा देखो, अब यहाँ पे क्या हो सकता है? इन दोनों को मैं ले लेता हूँ तो ये हो जाएगा 144 - D², और इन दोनों को अगर मैं ले लेता हूँ तो ये हो जाएगा 144 - 9D²। साथ में ये कितना है मेरे पास? इस साइड मेरे पास हो जाएगा 16D⁴ इक्वल्स टू 360। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं, हम आगे क्या करेंगे। अब जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? ये देखो, ये बन जाएगा 9D² और 9 और 16 कितना बनेगा? 25D⁴ प्लस माइनस क्या होगा? ये 1440D², और साथ में ये हो जाएगा, देखो ये 9 इंटू 144 और 1 इंटू 144, तो ये 10 हो जाएगा, तो 10 मल्टीप्लाई होगा तो 1440D², प्लस में आ जाएगा 144 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 361। अच्छा देखो, अभी D² की क्वाड्रेटिक बन गई, तो मैं D² की वैल्यू निकाल सकता हूँ इसको सोल्व करके। इस जब क्वाड्रेटिक को सोल्व करेंगे तो D² की वैल्यू आ जाएगी 25। ठीक है, अच्छा दो वैल्यू जाएंगी, दूसरी वैल्यू को हम रिजेक्ट कर देंगे। क्यों करेंगे वो देखते हैं। वो इसलिए करेंगे हम, क्योंकि हमें दे रखा है कि ये सारी की सारी टर्म्स इंटीजर है। इंटीजर है तो हम दूसरी वैल्यू को रिजेक्ट कर देंगे। देखो डी की वैल्यू हमारी 5 आ गई। डी की वैल्यू 5 है तो एल कितना होगा हमारा? एल हो जाएगा हमारा 10, क्योंकि वो 2D के इक्वल है। और हमारी टर्म्स क्या क्या होंगी? देखो, एक 12 - 3D, यानी कि 12 - 15, और 12 - 5, 12 + 5 और 12, और ये क्या हो जाएगा? 12 + 15। हमें सिर्फ लार्जेस्ट टर्म चाहिए, यानी कि 12 + 15 27। ये हमारी लार्जेस्ट टर्म है। देखो हमें सिर्फ यही चाहिए थे ना, तो इसलिए मैंने बाकियों को सॉल्व भी नहीं किया। तो ऑप्शन सी इज आर करेक्ट आंसर। चलो 12th क्वेश्चन करते हैं। देखो 12th क्वेश्चन में क्या है, हमारे पास दो एपीज दे रखी हैं। ठीक है, और उनके कॉमन डिफरेंस का हमें रिलेशन दे रखा है। क्या दे रखा है कि इस एपी का जो कॉमन डिफरेंस है वो 13 ज्यादा है, यानी कि कॉमन डिफरेंस जो ए वाले का है वो बी से 13 ज्यादा है, हमें ये दे रखा है। ठीक है, साथ में हमें ये दे रखा है B31 और B43। तो एक बार लिख लेते हैं B + 30D
हमारे पास दे रखा है -277 और b+42d, ये हमारे पास दे रखा है -385। ठीक है। अच्छा चलो इन दोनों को माइनस करते हैं ताकि मेरे को डी की वैल्यू आ जाए, और ये डी बी होगा। ठीक है। देखो ये होगा 12d इक्वल्स टू -108। तो डी की वैल्यू हो जाएगी, डी बी की वैल्यू -9। देखो अब अगर मैं इसको यहाँ पुट कर दूं तो डी ए की वैल्यू कितनी होगी, 13 -9 यानी कि 4। तो डी ए मेरा हो जाएगा 4 के इक्वल। अब मुझे ए निकालना है, उसके लिए मेरे पास एक और टर्म गिवन है A78, यानी कि A+77D मेरे पास कितना है, 327। तो इसको अगर मैं यहाँ पुट करूँ 4, तो कितना होगा, A+308 इक्वल्स टू 327, और ए की वैल्यू आ जाएगी मेरी 19, विच इज ऑप्शन नंबर ए। चलो 13th क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो 13th क्वेश्चन में हमें एक सिग्मा दे रखा है, क्या गिवन है हमें, सिग्मा के इक्वल्स टू 1 से इंफिनिटी -1 की पावर k+1, और है k+1 अपॉन k फैक्टर। अच्छा देखो इस k को अगर मैं काटूं तो यहाँ पे क्या बचेगा नीचे, खाली मैं इतने टर्म पे अभी फोकस करता हूँ, तो क्या बचेगा मेरे पास, k+1 अपॉन k-1 का होल फैक्टोरियल, क्योंकि एक के तो हट जाएगा। अच्छा अब न्यूमिनेटर को देखो मैं कैसे लिख सकता हूँ, k-1 + 2, इस तरीके से लिख सकता हूँ मैं, ताकि मेरा फर्दर डिवाइड हो जाए। कैसे होगा, 1/k-2 फैक्टोरियल प्लस 2/k-1 फैक्टोरियल, है ना, ये मेरा ऐसे डिवाइड हो गया। चलो मैं वापस इसको सिग्मा में लिख देता हूँ, सिग्मा ऑफ -1 पावर k+1 अपॉन k-2 फैक्टोरियल प्लस सिग्मा ऑफ 2 को मैं बाहर ले लेता हूँ, -1 की पावर k+1 अपॉन k-1 का होल फैक्टोरियल, ऐसे लिख दूं मैं इसको। ठीक है। अच्छा देखो वैसे तो हमारे k की वैल्यू कहाँ से शुरू है, 0 से, सॉरी 1 से, बट यहाँ पे मुझे 2 से शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं 1 लिखूंगा तो -1 फैक्टोरियल बनेगा, जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता, अब वो अनडिफाइन होता है, इसलिए मुझे ये 2 से शुरू करना पड़ेगा, और यहाँ मैं 1 से कर सकता हूँ आराम से। अच्छा देखो अब एक चीज होती है, e की पावर x क्या होता है मेरा, सिग्मा ऑफ x पावर n अपॉन n फैक्टोरियल, है ना। वैसे ही अगर मैं कहूँ कि e पावर -1 क्या होगा, सिग्मा ऑफ -1 पावर n अपॉन n फैक्टोरियल, है ना। देखो यही चीज का हमें यहाँ यूज करना है। अच्छा अब सबसे पहले तो नीचे k-2 है, तो ऊपर पावर मुझे k-2 बना देना चाहिए। कैसे बनेगा k-2, देखो इसको मैं लिख सकता हूँ -1 पावर k-2, साथ में -1 पावर 3, इसको मैंने k+1 को तोड़ दिया। सिमिलरली मैं इस साइड भी कर सकता हूँ, -1 पावर k-1, साथ में मैं लिख दूंगा -1 पावर 2, है ना। अच्छा ये तो +1 होगा, और इसको हटाएंगे तो आगे एक माइनस लग जाएगा, क्योंकि ये -1 होगा। ठीक है। अच्छा अब ये देखो, अब ये वाली टर्म मेरी क्या बनेगी, ये वाली टर्म मेरी बनेगी e पावर -1, साथ में ये वाली टर्म मेरी क्या बनेगी, अगेन ये भी e पावर -1 बनेगी। तो ये मेरा बनेगा 2e पावर -1 माइनस e पावर -1, यानी कि e पावर -1 विच विल बी इक्वल टू 1/, तो मेरा फाइनल आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलो क्वेश्चन 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन 14 क्या कह रहा है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन जीपी, तो फर्स्ट 3 टर्म को मैं ऐसे एज्यूम कर लेता हूँ, तो इनका प्रोडक्ट क्या होगा, a³ इक्वल्स टू 27, यानी कि a इक्वल्स टू 3। तो ये तीनों टर्म कैसी आई, 3/r, 3 और 3r। ठीक है। एंड द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज फॉर फॉर द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म इज दिस, यानी कि अगर मैं सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स लूं तो वो क्या होगा, मेरे पास ये हो जाएगा, मेरे पास 3 + 3 टाइम्स ऑफ r+1/r, मैं ऐसे लिख सकता हूँ इस सम को, यानी कि मेरा s होगा 3 + 3 ऑफ r+1/r। अच्छा अब हमें ये पता है कि ये जो हमारे पास एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है x+1/x, इसकी दो वैल्यूज एग्जिस्ट करती है, एक तो ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 होता है अगर मेरा x ग्रेटर देन 0 है, या फिर ये लेस देन इक्वल टू -2 होता है अगर मेरा x लेस देन 0 है। ठीक है। ये दो पॉसिबिलिटीज होती हैं इसकी, तो देखो सेम ही हमें यहाँ पे करना है। अगर हमारा r ग्रेटर देन 0 है, तब मेरी s की वैल्यू क्या आ सकती है, 3 +
3 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, तो ये बनेगा कितना 9। ठीक है, तो ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 9 होगा, राइट। अच्छा, अगर मेरा ये लेस देन 0 है, तब मेरा क्या होगा एस, तब यहाँ पे आ सकता है मेरे पास -2, है ना। -2 आएगा तो ये हो जाएगा 3 - 6 यानी कि -3, यानी कि लेस देन इक्वल टू -3। तो यानी कि हमारा सम हो क्या कह सकता है, -इन्फिनिटी से 3 तक, यूनियन 9 से लेके इन्फिनिटी तक, ये हो गया हमारा आंसर। या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ r माइनस ऑफ -3 से लेके 9, और इसी फॉर्मेट में हमें क्वेश्चन में गिवन है r - a, b, तो a मेरा हो जाएगा -3 और b मेरा हो जाएगा 9। तो इन दोनों का स्क्वायर का सम कर लो, यानी कि 9 + 81 विच विल बी इक्वल टू 90। तो 90 इज माई राइट आंसर। चलो 15th क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो हमें क्या क्या गिवन है। एक तो हमें ये गिवन है कि 1/a और 1/b का अर्थमेटिक मीन है 5/16। दूसरा हमें ये गिवन है A4 अल्फा और B, ये है हमारे एपी में, यानी कि A4 अल्फा और B ये एपी में। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, A को मैं 4 - d मान लूँ, अल्फा को मैं 4 + d मान लूँ, और बीटा को मैं 4 + 2d मान लूँ। ठीक है, ताकि मेरा एक सिंगल वेरिएबल d में काम हो जाए सारा। ठीक है, चलो अब एक बार इस इंफॉर्मेशन का भी यूज करते हैं। 1/a और 1/b वाली, इनका जो अर्थमेटिक मीन है वो हमें दे रखा है 5/16, यानी कि 1/a + 1/b क्या होगा 5/8। या फिर मैं लिख सकता हूँ 1/4 - d होल स्क्वायर और 1/4 + 2d होल स्क्वायर, ये हमारे पास है 5/8 इसके इक्वल। ठीक है, सॉरी मैंने होल स्क्वायर लिख दिया, माय मिस्टेक। यहाँ पे सिर्फ 1/a और 1/b है। ठीक है, अच्छा अब देखो इसका एलसीएम लेते हैं और डी के लिए हम इसको सॉल्व करते हैं, क्या होगा। देखो अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, ऊपर मेरा बनेगा 8 + d, डिनोमिनेटर में एलसीएम लेने पे मेरा बनेगा 16 + 4d - 2d², ये होगा 5/8। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और क्या बनेगी मेरी वैल्यू, 10d² - 12d - 16 = 0। इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, 5d² - 6d - 8 = 0। अच्छा, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो d की वैल्यू एक तो आएगी मेरे पास 2, एक आएगी -4/5। देखो डी को हमने सॉल्व कर लिया, डी क्या है, लेकिन अब इनमें से एक को हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा। वो क्या होगा, 2 हमारा एलिमिनेट होगा। किस लिए होगा, देखो अगर मैं यहाँ पे 2 रख देता हूँ तो ए की वैल्यू कितनी होगी 2, लेकिन हमें क्वेश्चन में गिवन है ए तो ग्रेटर देन 2 है, इक्वल टू 2 तो है ही नहीं, इसलिए मुझे डी = 2 को रिजेक्ट करना पड़ेगा, और डी की वैल्यू मेरी हो जाएगी -4/5। ठीक है, चलो मेरे पास डी आ गया, डी आ गया तो मैं अब ये सारी टर्म्स निकाल सकता हूँ। देखो ए मेरा क्या बनेगा, अगर मैं 4 - 4/5 करूं तो ए बन जाएगा 24/5, ये 4 है ही हमारे पास। अगर मैं इसको ऐड करता हूँ -4/5 को तो बनेगा 16/5, और अगर मैं दोबारा इसको ऐड करता हूँ तो ये बनेगा 12/5। तो ये मेरी चारों टर्म्स आ गई, A4 अल्फा और बी। अब उसके बाद बस मुझे क्या करना है, इस इक्वेशन को देखना है। देखो अल्फा ऑफ x², तो अल्फा की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, 16/5 ऑफ x², माइनस में ए ऑफ एक्स, ए की जगह मैं क्या रख सकता हूँ 24/5 ऑफ एक्स, और उसके बाद मैं क्या रख सकता हूँ प्लस में 2 टाइम्स ऑफ अल्फा, अल्फा कितना है मेरा 16/5, माइनस 2 टाइम्स ऑफ बी, 2 टाइम्स ऑफ बी कितना होगा, देखो मेरा बी है 12/5, तो 2 टाइम्स कितना होगा 24/5 इक्वल्स टू 0। बस अब मुझे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, इसको सिंप्लीफाई कर लो, इसमें से 5 को कॉमन लेके उस साइड भेज दो, और इसको 4 से, 4 भी इसमें से कॉमन आ रहा है वो भी निकाल सकते हो। तो देखो ये बनेगा क्या सॉल्व करके, 2x² - 3x - 2 = 0, और इसकी दो वैल्यूज आएंगी -½ और 2 एक्स की। तो अब मैं ऑप्शन चेकिंग कर लेता हूँ, -½ और 2 मेरी दो वैल्यूज आ रही हैं। तो देखते हैं अब एक बार ऑप्शंस। ऑप्शन क्या कहते हैं कि एक वैल्यू हमारी है 0 से लेके 2 के बीच में, ये देखो ये गलत हो गया, क्योंकि एक तो मेरा 2 ही है, तो और इसमें 2 एक्सक्लूसिव है, इंक्लूड तो हो नहीं रहा। इस ऑप्शन में कह रहा है कि एक वैल्यू है मेरी 1 से 4 के बीच में, हाँ बिल्कुल है, और एक है -2 से 0 के बीच में, हाँ ये भी है। तो ऑप्शन नंबर बी इज आर करेक्ट आंसर।
चलो 16 क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, हमें सीरीज दे रखी है 6/3 पावर 26 प्लस 10/3 पावर 25 इंटू 1 प्लस 10/3 पावर 24 इंटू 2 प्लस 10/3 पावर 23 इंटू 2 स्क्वायर अप टू 10 इंटू 2 पावर 24 अपॉन 3 पावर 1। ये हमें दे रखा है। अच्छा, फर्स्ट टर्म को अगर मैं छोड़ दूं और बाकी टर्म्स को देखूं तो ये मेरी एक जीपी बन रही है। देखो यहाँ पे 3 से हमेशा मल्टीप्लाई हो रहा है हर टर्म में, और 2 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है हर टर्म में, यानी कि मेरा जो कॉमन रेशियो है वो मेरा 6 बन रहा है ना। और टोटल टर्म्स कितनी है मेरे पास, टोटल टर्म्स है मेरे पास 25। तो अगर मैं इसमें सम का फॉर्मूला लगाऊं तो क्या हो सकता है, देखो फर्स्ट टर्म हमारी है 10/3 पावर 25, है ना। और यहाँ पे r⁻25 -1 अपॉन r-1 ये बनेगा। और सामने तो जो 6/3 पावर 26 है वो एज इट इज रहेगा, है ना। अच्छा, अब क्या होगा, आगे सॉल्व करते हैं इसको। 6/3 पावर 26 प्लस 10/3 पावर 25, डिनोमिनेटर में मेरा 5 बचा है, यहाँ बचा 6/25 -1। ठीक है, इसको मैं कैंसिल कर सकता हूँ 2 पे। देखो इसको भी मैं कैंसिल कर सकता हूँ, देखो 3 2 जा, और यहाँ पे बचेगा 25, है ना। तो अब मेरा क्या बच जाएगा यहाँ से, यहाँ से मेरा बचेगा 2/3 पावर 25 प्लस यहाँ पे बचेगा मेरा 2 टाइम्स ऑफ, अगर मैं इसको अंदर ले जाऊं तो मेरा बचेगा 2 पावर 25 माइनस 1/3 पावर 25, और बस ब्रैकेट ओपन करना है। उसके बाद ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएंगी, आंसर बचेगा 2 पावर 26, विच इज आर ऑप्शन नंबर बी, 2 पावर 26। चलो क्वेश्चन 17 शुरू करते हैं। गिवन क्या है हमें, आर और डिनोमिनेटर में r⁻4 प्लस r⁻2 प्लस 1। देखो इसको अब मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ, देखो ये एक काफी इंपॉर्टेंट इक्वेशन होती है, ये याद रख लेना। ये होता है हमारे पास r² प्लस r प्लस 1, साथ में होता है r² माइनस r प्लस 1। ठीक है, तो देखो इसी को हम अब मैं ऐसे लिख लेता हूँ, r² प्लस r प्लस 1, और ये होगा r² माइनस r प्लस 1। अच्छा, इन दोनों को माइनस करेंगे तो न्यूमरेटर में 2r बनना चाहिए, तो मैं 2r लिख देता हूँ और यहाँ हाफ अपने आप से लिख देता हूँ, ताकि मैं इसको कैसे लिख सकूं, r² प्लस r प्लस 1 माइनस r² माइनस r प्लस 1। न्यूमरेटर में मैंने इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, अच्छा अब क्या होगा, अब हम इसको सेपरेट कर लेते हैं। सेपरेट करेंगे तो क्या बनेगा, 1/r² माइनस r प्लस 1, और साथ में यहाँ पे क्या बनेगा, माइनस ऑफ 1/r² प्लस r प्लस 1। और यहाँ पे सिग्मा कहाँ से कहाँ तक है मेरा, r=1 से लेके 25 तक। अच्छा, अगर मैं r की वैल्यू 1 पुट करता हूँ, देखो r की वैल्यू 1 पुट करेंगे, यहाँ बचेगा 1/1 माइनस 1/3। ठीक है, r की वैल्यू 2 पुट करो, 2 पुट करेंगे, यहाँ बचेगा 1/3, यहाँ बचेगा 1/5, है ना। ऐसे करते करते फिर, सॉरी 1/5 ले रहा हूँ, 1 सेकेंड, यहाँ बचेगा 1/7। ठीक है, सिमिलरली ऐसे ही देखो, अब यहाँ -1/3 से +1/3 कैंसिल होगा, और ऐसे ही ये कैंसिल होते होते एंड में मेरे पास क्या बचेगा, 1/601 माइनस 1/651। ठीक है, ये सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी और सिर्फ फर्स्ट और लास्ट टर्म बचेगी मेरे पास 1/651, जिससे कि मेरा आंसर आएगा 650/651। अच्छा, लेकिन ये हमने एक हाफ और मल्टीप्लाई किया था, तो उसको भी यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ये कितना होगा, अब हमारे पास 325/65, जो कि हमारा p/q के इक्वल है एज पर द क्वेश्चन। तो अब हमें क्या चाहिए, p+q की वैल्यू चाहिए, तो इन दोनों को सिंपली ऐड कर दो, तो आंसर आ जाएगा 976।